एपिसोड 101 टू 110। अध्याय 101, अध्याय 102, मूंगफली से एलर्जी। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग ने पिछले कुछ दिनों में लू याओ के रवैये में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। वह हमेशा जानबूझकर उससे बचती थी। शाम को छात्रावास लौटने के बाद वह बात नहीं करती थी, बस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती थी या सो जाती थी। शिया यांगयांग ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर उसे मना कर देती थी। शिया यांगयांग ने देखा कि लू याओ का उसके प्रति रवैया लगातार ठंडा होता जा रहा है। हालांकि जिया यांगयांग हैरान थी, क्योंकि उनके बीच कोई विवाद नहीं हुआ था। एक दिन दोपहर के समय दाई यांगयांग अपना लंच बॉक्स लेकर आए और लू याओ के बगल में बैठ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि जैसे ही शिया यांगयांग बैठी, लू याओ उठकर दूसरी सीट पर चली गई। शिया यांगयांग को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अंदर से काफी आहत भी थी। से च उ ओ ए ओ गो उ एल। कम से कम अब उसे इस बात का यकीन था कि लू याओ सचमुच उससे घृणा करती थी। शिया यांगयांग सिर झुकाए अकेली बैठी अपना भोजन समाप्त कर रही थी। कुछ देर बाद चेन यू उसके बगल में आकर बैठ गया। चेन यू ने झटपट अपना लंच बॉक्स और डिस्पोजेबल चॉपस्टिक उठाई और उन्हें पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। शिया यांगयांग चौंक गया। चेन यू, तुम क्या कर रहे हो? चेन यू ने जवाब दिया, क्या क्रू का सामूहिक भोजन खाने लायक होता है? ये बेहद घिनौना है। देखो तुम कितने पतले हो गए हो। शिया यांगयांग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे सचमुच लोगों को नाराज करने का कोई डर नहीं था। पास ही में मौजूद निर्देशक यांग ने चेन यू की शिकायतें सुनी और अपने सामूहिक भोजन की ओर असहज रूप से देखा। उसे ये तय करने में दुविधा थी कि उसे खाना जारी रखना चाहिए या नहीं। चेन यू बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। उसने अचानक जिया यांगयांग का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, अब से मेरे साथ खाना खाओ। तुम जो चाहो मैं रसोई से बनवा दूंगी। शिया यांगयांग खुश नहीं थी, लेकिन अंत में चेन यू उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। चेन यू लगातार शिया यांगयांग को खाना परोस रहा था। उसका व्यवहार स्नेहपूर्ण और सौम्य था। हालांकि शिया यांगयांग नाराज लग रही थी। दोनों के बीच कहासुनी होने ही वाली थी। ये सब लू याओ की नजरों के सामने हुआ। चॉपस्टिक को कसकर पकड़ने पर उसकी उंगलियों के सिरे सफेद पड़ गए, जिससे वे लगभग टूट ही गई थीं। शिया वेई छिपकर सारा दृश्य देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी कही बातें अब असर दिखाने लगी थीं। आग में थोड़ा और घी डालने का समय आ गया था। शिया वेई ने पहल करते हुए लू याओ के बगल में बैठते हुए कहा, चेन यू को मेरी बहन सचमुच बहुत पसंद है। वह प्यार के खेल में वाकई माहिर है। उसका नखरे दिखाने का ये तरीका, मुझे मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लू याओ ने पूछा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? शिया वेई ने आगे कहा, चेन यू का खाना देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें मूंगफली न हो। मेरी बहन को मूंगफली से एलर्जी है। सिर्फ खाने से ही नहीं, मूंगफली की धूल की थोड़ी सी भी सांस लेने से उसके पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं और वे आधे महीने तक ठीक नहीं होते। लू याओ की भौहें और भी तन गईं। तुम कहना क्या चाह रही हो? बेपरवाह भाव से शिया वेई ने कहा, बस यूं ही कह रही हूं। सिंड्रेला फिल्म की शूटिंग सिर्फ 3 महीने की है। इसकी अर्जेंसी को देखते हुए डायरेक्टर के पास एक्टर के लिए आधा महीना भी इंतजार करने का समय नहीं है। अगर मेरी बहन को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लीड रोल से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो सबसे संभावित रिप्लेसमेंट कौन होगा? मुझे लगता है आप ही होंगी, बहन लू याओ। फिर आप चेन यू के साथ सीन शूट कर सकती हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच प्यार भी पनप जाए। लू याओ के जवाब देने से पहले ही जिया वेई उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे हमेशा से अफसोस होता था। ये भूमिका असल में तुम्हारी थी। तुम्हारा रूप रंग और अभिनय कौशल जिया यांगयांग से कहीं बेहतर है। दुर्भाग्य से इस समूह में बहुत सारे अलिखित नियम हैं। बिना किसी रणनीति के यहाँ कौन टिक सकता है? शिया वेई के जाने के बाद लू याओ चुपचाप बैठी रही। उसके हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक थोड़ी कांप रही थी। आधी रात को अचानक जिया यांगयांग को सांस लेने में घरघराहट होने लगी। लू याओ अभी भी जाग रही थी। घबराकर वह बिस्तर से उठकर उसकी हालत देखने गई। शिया यांगयांग का पूरा शरीर सिर से पैर तक लाल धब्बों से ढका हुआ था और उसका चेहरा पहले से ही सूजा हुआ था। इसके अलावा वह लगातार खांस रही थी और मुश्किल से सांस ले पा रही थी। अध्याय 102, अध्याय 103, क्या तुम इसे खुद उतारोगे या मुझे तुम्हें मजबूर करना चाहिए? अनुवादक 54,96,90,339। यांगयांग, तुम्हें क्या हुआ है?
लू याओ ने शिया यांग्यांग के चेहरे पर थपथपाया। लू याओ ने पाया कि शिया यांग्यांग का चेहरा बेहद गर्म था, दरअसल उसे तेज बुखार था। लू याओ सचमुच बहुत डरी हुई थी। दिन में शिया वेईवेई ने जो कुछ कहा था, उसके बाद उस शाम उसने शिया वेईवेई के तकिए पर थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर छिड़क दिया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक सामान्य एलर्जी की प्रतिक्रिया है, लेकिन उसे इतनी गंभीर स्थिति की उम्मीद नहीं थी। लू याओ ने तुरंत मदद मांगी। प्रोडक्शन टीम के सभी सदस्य जाग रहे थे और जिया यांग्यांग को रात भर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिया यांग्यांग स्तब्ध थी, उसे ऐसा लग रहा था मानो दुनिया घूम रही हो, मानो वह एक अराजक युद्ध क्षेत्र में बदल गई हो। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने सफेद कोट पहने डॉक्टरों और नर्सों की धुंधली आकृतियां और एक परछाई देखी। से च उ ओ ए ओ गो उ एल। उसने डॉक्टर की धीमी आवाज सुनी, सुश्री जिया को एलर्जी के कारण एनाफिलेप्टिक शॉक हुआ है, जिससे अस्थमा और शॉक हो सकता है। ये सुश्री जिया के लिए काफी गंभीर मामला है और उन्हें आगे की निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है। धन्यवाद निर्देशक। फोन श्रीमान गु कुछ नहीं है। फिर सभी डॉक्टर और नर्स चले गए। लंबे कद का वह व्यक्ति मुड़ा। शिया यांग्यांग ने उसका चेहरा साफ देखा, वह गु किचेन था। गु किचेन ने देखा कि शिया यांग्यांग जाग गई है। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, यांग्यांग तुम कैसी हो? क्या तुम थोड़ा पानी पीना चाहोगी? शिया यांग्यांग ने सिर हिलाते हुए पूछा, तुम वापस क्यों आए? शिया यांग्यांग को याद आया कि गु किचेन पिछले कुछ दिनों से व्यापारिक यात्रा पर जापान में थे। वह अचानक उसके सामने क्यों आ गया? गु किचेन ने जवाब दिया, मैं वापस कैसे नहीं आ सकता था? तुम तो लगभग जाग ही नहीं पाए थे। शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, यह इतनी गंभीर बात नहीं है, बस एक एलर्जी है। ऐसी दुर्घटनाएं साल में 1-2 बार हो जाती हैं, इससे जान को कोई खतरा नहीं है। शिया यांग्यांग की यह बात सुनकर गु किचेन का चेहरा गंभीर हो गया। शिया यांग्यांग, क्या तुम मूर्ख हो? ये जानते हुए भी कि तुम्हारी एलर्जी इतनी गंभीर है, फिर भी तुम्हें साल में 1-2 बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। शिया यांग्यांग ने कहा, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। दुर्घटनाओं को कौन नियंत्रित कर सकता है? शिया यांग्यांग जानती थी कि उसे मूंगफली से गंभीर एलर्जी है, जो उसे वंशानुगत रूप से मिली थी। वह आमतौर पर बहुत सावधानी से खाना खाती है, मूंगफली से जरा सा भी संबंध रखने वाली किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाती। लेकिन इस बार क्या हुआ, यह उसे नहीं पता था। गु किचेन ने कहा, मुझे शक है कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। सोचो, क्या तुमने अपने आसपास किसी को अपनी मूंगफली से एलर्जी के बारे में बताया है? शिया यांग्यांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन प्रोडक्शन टीम और शिया वेईवेई को इसके बारे में पता था। हालांकि अगर किसी ने वाकई जानबूझकर ऐसा किया है, तो यह निश्चित रूप से जिया वेईवेई ने खुद नहीं किया होगा। जिया यांग्यांग को इस बात का पूरा यकीन था। शिया यांग्यांग ने धीमी आवाज में कहा, यह मत मान लो कि हर कोई इतना बुरा है। हो सकता है यह महज एक दुर्घटना हो, शायद मैंने गलती से कुछ खा लिया हो। गु किचेन ने कहा, यह उद्योग उतना साफ सुथरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप, जो आराम से जीवन जी सकते थे, अभिनय करने पर क्यों अड़े हुए हैं। आप अब भी नाटकों में अभिनय क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ उससे बचने के लिए नहीं था? शिया यांग्यांग को घुटन महसूस हुई और उसने कंबल अपने सिर पर खींच लिया। बस मेरे बारे में चिंता करना बंद करो, मैं सोना चाहती हूँ। अगले ही पल गु किचेन ने कंबल हटाते हुए कहा, पहले सोने से पहले दवा लगा लो। गु किचेन ने उसे मरहम का एक डिब्बा देते हुए कहा, ये डॉक्टर ने लिखा है। तुम्हारे शरीर पर ऐसे दाने हैं जो ठीक नहीं हो रहे। इसे दिन में 3 बार लगाना है। ये सूजन कम करने वाली दवा है और खुजली में भी आराम देगी। अपने कपड़े उतार दो। शिया यांग्यांग का चेहरा रहस्यमय ढंग से लाल हो गया। मैं इसे खुद लगा लूंगी। आप जा सकते हैं। गु किचेन बिस्तर के किनारे खड़ा रहा और जिया यांग्यांग को टकटकी लगाकर देखता रहा। उसकी निगाहें इतनी ठंडी थीं कि मानो उसमें बर्फीला छेद कर देंगी। गु किचेन ने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम इन्हें खुद उतारना चाहते हो या मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा? अध्याय 103, अध्याय 104। बहुत बढ़िया, मैंने इसे अस्पताल में पहले कभी नहीं आजमाया है। अनुवादक 54,96,90,339। गु किचेन के ठंडे व्यवहार को देखकर शिया यांग्यांग को डर का एक हल्का सा एहसास हुआ। लेकिन जिया यांग्यांग को पता था, उसका पूरा शरीर लाल चकत्तों से भर गया था, यहां तक कि उसके गुप्तांग भी इससे अछूते नहीं रहे। उसे इस बात से बहुत शर्म आएगी कि गु किचेन उस पर दवा लगाए। इसके अलावा वह अब भी उसके प्रति कुछ हद तक नाराजगी महसूस कर रही थी, मानो उसे उससे कोई पुरानी दुश्मनी हो।
शिया यांगयांग ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। अगर तुमने कोशिश भी की तो भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। वह ताइक्वांडो में 5वीं डिग्री की ब्लैक बेल्ट धारक थी। हालांकि शारीरिक रूप से गू किचेन उससे कहीं अधिक लंबा था, लेकिन वह देखने में सभ्य और गोरा था। उसे लगता था कि अगर मुक्केबाजी की बात आए तो वह उसके सामने टिक नहीं पाएगा। गू किचेन ने शिया यांगयांग से भी ज्यादा बात नहीं की। वह आगे बढ़ा और जिया यांगयांग की कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। बेशक जिया यांगयांग बिना लड़ाई के ऐसा होने देने वाली नहीं थी, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से हैरान रह गई और गू किचेन की तेज चाल से आसानी से बिस्तर पर गिर पड़ी। शिया यांगयांग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गू किचेन खुद को इतनी अच्छी तरह संभाल सकता है। उसके चंगुल में फंसकर जिया यांगयांग खुद को पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रही थी। मुझे जाने दो, शिया यांगयांग चिल्लाए। गू किचेन ने नीचे पड़ी असहाय लड़की को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सामने फिर कभी अपनी ये छोटी मोटी चालें मत दिखाना। मेरी नज़र में ये महज दिखावटी कलाबाजी है। उसने 1 दशक से भी अधिक समय तक ताइक्वांडो का अभ्यास किया था और अनगिनत पदक जीते थे। उसे अपने कौशल पर गर्व था और उसने इसे महज दिखावटी फुटवर्क कहकर खारिज कर दिया था। शिया यांगयांग को बेहद अपमानित महसूस हुआ। शिया यांगयांग ने दांत पीसते हुए तेजी से खुद को पीछे की ओर मोड़ लिया। एक मछली की तरह वह गू किचेन के बंधन से छटपटाकर निकल गई। फिर उसने झट से गू किचेन का कॉलर पकड़कर उसे बिस्तर पर पटक दिया। अगले ही पल स्थिति पूरी तरह पलट गई। बिस्तर पर शिया यांगयांग ने गू किचेन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। गू किचेन को पलटवार करने से रोकने के लिए जिया यांगयांग ने अपना पूरा शरीर उसके ऊपर सटा दिया। दूर से देखने पर वह किसी पुरुष से चिपकी हुई ऑक्टोपस की तरह प्रतीत हो रही थी। शिया यांगयांग के चेहरे पर एक दुर्लभ विजयी मुस्कान दिखाई दी। कैसा लगा? अब भी सोचते हो कि मैं आसानी से हार मान लेती हूं? शिया यांगयांग के अप्रत्याशित चंचल भाव को देखकर गू किचेन हंसे बिना नहीं रह सके। लगता है अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो। इतनी ऊर्जा के साथ, क्यों ना? गू किचेन जानबूझकर करीब आया। शिया यांगयांग अचंभित रह गई। वह गू किचेन के चेहरे के भावों को अच्छी तरह जानती थी और तुरंत ही उसका चेहरा लाल हो गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। गू किचेन धीरे धीरे करीब आने लगा, जिससे जिया यांगयांग इतना हैरान हो गया कि वह कुछ सोच ही नहीं पा रहा था और पिछली घटनाओं और अपनी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से भूल गया। शिया यांगयांग की रक्षात्मक प्रवृत्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, हालांकि उसके मन में खतरे की घंटी बज रही थी। जैसे जैसे गू किचेन करीब आती गई, वह उतनी ही सहजता से पीछे हटती गई। फिर उसने धीरे धीरे खुद को गू किचेन से दूर कर लिया। अगले ही पल गू किचेन ने उसे पकड़ लिया और झट से बिस्तर पर पलट गया। शिया यांगयांग ने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर गू किचेन द्वारा जकड़ा हुआ पाया। माहौल पूरी तरह से रोमांटिक हो गया था। गू किचेन ने जानबूझकर उसी तरह से नकल की जैसे जिया यांगयांग ने उसे पहले नीचे गिराया था और अपने पूरे शरीर से उसे जकड़ लिया था। शिया यांगयांग एक बार फिर पूरी तरह से असहाय रह गई। चिंतित शिया यांगयांग चिल्लाया, गू किचेन, तुम क्या कर रहे हो? गू किचेन ने अपनी भौहें उठाईं और बेपरवाही से जवाब दिया, तुम। उसे उसकी बात समझने में काफी समय लगा, जिसके कारण उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कितना बदमाश है। हालांकि यह एक काफी उत्तेजक बयान था, लेकिन जब उस आदमी ने इसे धीरे से कहा तो इससे वह शर्मा गई, उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने अपना आपा खो दिया। फिर भी जिया यांगयांग ने किसी तरह खुद को संभाले रखा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, गू किचेन, हम अस्पताल में हैं। किसने सोचा होगा कि यह आदमी अपनी भौहें चढ़ाएगा और उसके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ जाएगी? बिल्कुल सही। मैंने इसे पहले कभी अस्पताल में नहीं आजमाया। अध्याय 104, अध्याय 105। श्री चेन की अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह एक जोड़े के रूप में हमारे बीच की अंतरंगता को नहीं समझते हैं। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग ने देखा कि गू किचेन धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। उसकी गर्म सांसें पहले ही उसके कान के पास महसूस हो रही थीं। फिर भी जिया यांगयांग खुद को हिलने डुलने में असमर्थ पा रही थी। वह केवल अपनी आंखें कसकर बंद रखे हुए लगातार विरोध कर रही थी। दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, गू किचेन, मुझे छोड़ दो। गू किचेन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वह बस उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहता था। फिर भी उसकी प्रतिक्रिया इतनी प्यारी थी कि वह उसे और चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि गू किचेन जानता था कि यह सही समय नहीं था। शिया यांगयांग के शरीर पर फैले चकत्ते को देखकर वह समझ गया कि इलाज में कुछ समय लगेगा। ठीक उसी समय जब गू किचेन उठने ही वाला था,
बीमार व्यक्ति के कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। उस व्यक्ति ने संयोगवश ये स्थिति देखी और जिया यानग्यान की चीखें सुनी। वह एक पल के लिए रुका, फिर क्रोध से भरकर वह आगे बढ़ा और गु किचेन को शिया यानग्यान से खींचकर अलग कर दिया और उसे जोर से धक्का देते हुए बोला, गु किचेन, तू जानवर है। शिया यानग्यान ने चेन यू को आश्चर्य से देखा, जो अचानक ही प्रकट हो गया था। चेन यू ने जिया यानग्यान को अपने पीछे छिपा लिया और गु किचेन से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सभी द्वारा सम्मानित सज्जन इतने निर्लज और घिनौने इंसान हो सकते हैं। धक्का लगने पर गु किचेन ने अपने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी क्या समस्या है। चेन यू को यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उसे नहीं पहचानते। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि उनकी पहली प्रतिक्रिया जिया यानग्यान की ओर मुड़कर ये पूछना था, छोटी बच्ची, क्या इस नीच आदमी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। कम जीवन। शिया यानग्यान ने गु किचेन पर एक नजर डाली। वाकई गुस्से से उसका चेहरा आधा काला पड़ गया था। शिया यानग्यान के हैरान चेहरे को देखकर चेन यू को उसकी सेहत की और भी ज्यादा चिंता होने लगी। चेन यू ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, भले ही वह शेनिग्युआन ग्रुप का सबसे युवा सीईओ हो, हम उसकी शिकायत पुलिस में जरूर करेंगे। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। अगर उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं, हम उसे बर्बाद कर देंगे। शिया यानग्यान ने चेन यू के गंभीर चेहरे को देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। हकलाते हुए जिया यानग्यान ने समझाना शुरू किया, चेन यू, ये वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हालांकि चेन यू उसे दिलासा देते हुए कहता रहा, उसके अत्याचार के आगे मत झुको। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस मुझे सच बता दो। चेन यू को अड़ियल रवैया अपनाते देख शिया यानग्यान ने सीधे सीधे कहा, चेन यू, वह मेरा पति है। शिया यानग्यान के मुंह से निकला पति शब्द सुनकर चेन यू स्तब्ध रह गया। शिया यानग्यान ने अपने होंठ सिकुड़े और अपना सिर नीचे कर लिया। वह गु किचेन के सामने पहली बार ये दो शब्द कह रही थी। गु किचेन को शुरू से ही चेन यू परेशान करने वाला लगता था, लेकिन अब मौसम साफ होता दिख रहा था। गु किचेन चेन यू के पास गए और बोले, क्या आप अब भी मेरी शिकायत करने वाले हैं, श्रीमान चेन। चेन यू इस बात को एक साथ स्वीकार नहीं कर पाए। हालांकि उसने शेन शिचुआन से सुना था कि शिया यानग्यान की शादी हो गई है। उसे अब भी थोड़ा संदेह था। उसने अभी कुछ समय पहले ही सुना था कि उसका अपने बचपन के प्रेमी से ब्रेकअप हुआ था। वह इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती है। लेकिन उसकी आंखों के सामने खड़ा आदमी। चेन यू का चेहरा उदास हो गया। अभी अभी मैंने तुम्हें साफ साफ देखा। उसने अभी अभी गु किचेन को शिया यानग्यान पर जबरदस्ती करते हुए देखा था और शिया यानग्यान मदद के लिए चीख रही थी। गु किचेन ने ठंडे लहजे में उपहास किया। उसकी आवाज उसके अहंकारी व्यवहार की तरह ही बर्फीली थी। चूंकि श्री चेन ने अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ये नहीं समझते कि यह मेरी पत्नी और मेरे बीच केवल एक मजाकिया बातचीत है। अध्याय 105-106 फिल्म स्टार के गुप्त प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश। अनुवादक 54,96,90,339। चेन यू का सुंदर चेहरा पल भर में बेहद अप्रिय हो गया। शिया यानग्यान की ओर उनकी निगाहों में भी थोड़ी असहजता झलक रही थी। शिया यानग्यान खुद बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। किसी और के द्वारा इस तरह के दृश्य में पकड़े जाना बेहद शर्मनाक था। हालांकि चेन यू की नज़र में ये सिर्फ एक नाजुक महिला की शर्म थी। यदि उसका पति गु किचेन होता। चेन यू ने कहा, अवरोध के लिए क्षमा करें, मैं अब जा रहा हूं। चेन यू जाने के लिए मुड़ी। चेन यू, जिया यानग्यान ने कमरे से निकलते हुए उससे पुकारा। शिया यानग्यान को नहीं पता था कि उसने उसे क्यों बुलाया था, लेकिन उसे लगा कि चेन यू का व्यवहार उसके सामान्य स्वभाव से बहुत अलग था, मानो उसे कोई बड़ा झटका लगा हो। चेन यू ने अपने कदम रोक दिए। क्या कहें यह न जानते हुए जिया यानग्यान केवल इतना ही कह सकी, मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। कुछ देर रुकने के बाद चेन यू वहां से चली गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लगता है तुम काफी निराश हो, गु किचेन ने अचानक चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। सहज प्रतिक्रिया में जिया यानग्यान ने झट से कहा, मैं क्यों होऊंगी, मेरा चेन यू से कोई रिश्ता नहीं है। उसे नहीं पता था कि उसे समझाने की इतनी जरूरत क्यों महसूस हुई, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात से डरी हुई थी कि गु किचेन गलत समझ सकता है। गु किचेन के चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ गई। फिर वह उसके पास दोबारा गया और बोला, क्या हम बिना और नखरे दिखाए आगे बढ़ें? अगर तुम ठीक से बर्ताव करोगी तो मैं मरहम लगा दूंगा।
तमाम उथल पुथल से थक चुकी जिया यांगयांग ने अपना प्रतिरोध समाप्त कर दिया और कपड़े उतारने लगी। हालांकि गु किचेन मुड़ा और दरवाजे की ओर चलकर उसे बंद कर दिया। जब वह बिस्तर पर लौटा तो जिया यांगयांग पहले ही कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट चुकी थी। उसका शरीर प्रभावशाली, सुडौल था, उसकी पीठ ऐसी लग रही थी मानो पेंसिल से खींची गई हो, चीनी मिट्टी की तरह सुंदर। हालांकि उसकी पीठ पर छोटे छोटे लाल दानों के कई धब्बे थे। गु किचेन जिया यांगयांग के बगल में बैठ गया। उसने उसकी पीठ पर क्रीम लगाए और अपनी उंगलियों से उसे समान रूप से फैला दिया। शिया यांगयांग के शरीर में दर्द और खुजली दोनों एक साथ हो रही थी, लेकिन मरहम ठंडक दे रहा था और उससे उसकी खुजली और दर्द तुरंत शांत हो गया। आराम महसूस करते हुए जिया यांगयांग ने बस आह भरी और कहा, और मले, ठीक वहीं, खुजली करें। गु किचेन बिस्तर पर लेटे हुए उस नन्हे इंसान को देख रहा था, जो किसी आलसी बिल्ली की तरह आराम से बैठा हुआ लग रहा था। अब वह बिल्कुल भी शर्म नहीं दिखा रही थी। कुछ क्षण पहले तक वह ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो मरहम लगाने से उसकी जान चली जाएगी। गु किचेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई जब उसने धीरे से शिया यांगयांग की पीठ खुजलाई। इससे गु किचेन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी बिल्ली को सहला रहा हो। शिया यांगयांग की त्वचा बेहद खूबसूरत थी, रेशम की तरह कोमल। उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर फिर आईं, जिससे उसके शरीर में एक कर्तसी दौड़ गया। गु किचेन को पहली बार किसी महिला के साथ इस तरह की भावना का अनुभव हो रहा था। झुककर गु किचेन ने शिया यांगयांग की पीठ पर धीरे से चुंबन किया, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े। उसे महसूस हुआ कि उसका आत्मनियंत्रण धीरे धीरे टूट रहा है, उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं। लेकिन उसने महसूस किया कि जिया यांगयांग असामान्य रूप से उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। लेकिन जब उसने जिया यांगयांग की ओर मुड़कर देखा तो वह पहले ही शांति से सो चुकी थी। हताशा भरी आह भरते हुए गु किचेन ने जिया यांगयांग को मरहम लगाना जारी रखा। जब शिया यांगयांग दोबारा जागी तब तक अगली सुबह की काफी देर हो चुकी थी। कमरा खाली था। शिया यांगयांग ने देखा कि उसके शरीर पर मौजूद लाल दाने काफी हद तक गायब हो गए थे। ऊबकर वह बिस्तर से उठी, इधर उधर घूमी और फिर टेलीविजन चालू कर दिया। सुबह की मनोरंजन समाचारों का समय हो गया था। खबर की हेडलाइन थी, फिल्म स्टार चेन यू आधी रात को एक अज्ञात महिला को अस्पताल ले जाते हुए देखे गए, क्या उनका गुप्त प्रेम प्रसंग उजागर हुआ। अध्याय 106, अध्याय 107, तो गु किचेन आखिर है क्या? एक जंगली आदमी जो प्रकाश का सामना नहीं कर सकता। अनुवादक 54,96,90,339। इस खबर में एक तस्वीर जारी की गई। ये तस्वीर अस्पताल में भर्ती होने के दौरान एक राहगीर ने ली थी और इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। तस्वीर में चेन यू उसे पकड़े हुए था, उसके चेहरे पर बेचैनी और चिंता के भाव साफ दिख रहे थे। दूसरी ओर वह सोई हुई प्रतीत हो रही थी। खबरें अटकलों से भरी हुई थीं। उनकी पहचान उजागर हुई और उन्हें तारों की राजकुमारी का खिताब दिया गया। चेन यू स्टारलाइट के अंतर्गत एक स्टार था, इसलिए स्टारलाइट की राजकुमारी के साथ डेटिंग करना पूरी तरह से तर्कसंगत प्रतीत होता था। इसलिए जब ये खबर सामने आई तो किसी ने भी इसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया। दरअसल चेन यू के प्रशंसक इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। खूब रोना धोना और हंगामा हुआ और अनगिनत मंचों पर मानो विस्फोट हो गया। यह विषय ट्रेंडिंग में था और प्रशंसकों की आवाजें हर जगह सुनाई दे रही थीं। खबर पढ़ने के बाद शिया यांगयांग ने आह भरी। अब ये वाकई एक बड़ी बात थी। जैसे ही उसने टीवी बंद किया, उसने देखा कि गु किचेन उसके पीछे खड़ा है और उसकी निगाहें टेलीविजन पर टिकी हुई हैं। शिया यांगयांग आश्चर्य से उछल पड़ी, तुम कब आए? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। गु किचेन की आवाज उदासीन थी। ठीक उसी समय जब खबरें आ रही थीं कि तुम दोनों गुपचुप तरीके से एक साथ रह रहे हो, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जिया यांगयांग, यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा, ये जानते हुए भी कि खबर झूठी थी, फिर भी जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। शिया यांगयांग ने मुंह बनाते हुए दीवार पर लगे समय को देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। शिया यांगयांग ने पूछा, क्या आज आपका कोई काम नहीं है? वह जानती थी कि वह कितना व्यस्त रहता था। जहां तक जिया यांगयांग को याद था, गु किचेन ने कभी छुट्टी नहीं ली थी। गु किचेन ने शिया यांगयांग के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ इतना कहा, नाश्ते के लिए आ जाओ। तभी जिया यांगयांग ने देखा कि गु किचेन के हाथ में खाने का डिब्बा था। यह डिब्बा लकड़ी का बना था। यह आम टेकअवे डिब्बों से बिल्कुल अलग, बहुत ही शानदार दिख रहा था। शिया यांगयांग कुछ सुखद आश्चर्य के साथ बोली, क्या तुमने इसे खुद बनाया है? गु किचेन ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने इसे खरीदा है। अच्छी तरह से ठीक है।
यह उसका पसंदीदा चिकन दलिया था। एक निवाला लेने के बाद जिया यांगयांग ने बड़ा चढ़ाकर कहा, क्या आपने इस रेस्टोरेंट के शेफ के साथ प्रशिक्षण लिया था? स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। शिया यांगयांग के होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान की झलक देखकर गु किचेन ने शांत भाव से उत्तर दिया, शिया यांगयांग, क्या तुम खुद सजा भुगतना चाहती हो? शिया यांगयांग दलिया खाती रही और उसे अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। जाहिर है उसने इसे खुद बनाया था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। शिया यांगयांग ने खूब खाया, लेकिन गु किचेन ने अपनी चॉपस्टिक को छुआ तक नहीं। जब शिया यांगयांग ने ऊपर देखा तो उसने पाया कि गु किचेन की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। गु किचेन की निगाहें गहरी और तीव्र प्रतीत होती थीं। उनके असाधारण रूप से आकर्षक चेहरे के कारण कुछ ही महिलाएं उनकी निगाहों को सहन कर पाती थीं। शिया यांगयांग को उसकी निगाहों से थोड़ा असहज महसूस हुआ। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? गु किचेन ने अचानक कहा, पत्नी, चलो इसे सार्वजनिक कर देते हैं। शिया यांगयांग दलिया निगलते निगलते अटक गई। गु किचेन ने इससे पहले कभी अपनी पत्नी को इतने स्नेह से नहीं पुकारा था। उसने अतीत में कभी कभार इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन आमतौर पर मजाक या शरारत भरे लहजे में। अपने वैवाहिक जीवन में शिया यांगयांग को हमेशा से ही उनकी सामाजिक स्थिति में असंतुलन महसूस होता था। कम से कम 7 साल का आयु अंतर तो था ही, और निश्चित रूप से जीवन के अनुभवों में भी असमानता थी। गु किचेन बहुत पहले ही पिरामिड के शिखर पर चढ़कर आम लोगों को नीचे देख रहा था। जिया यांगयांग भी आखिरकार उन्हीं आम लोगों में से एक थी। गु किचेन के सामने ज्यादातर समय जिया यांगयांग को ऐसा लगता था जैसे वह एक कनिष्ठ, एक बच्चा, एक अधीनस्थ, या यहाँ तक कि एक पालतू जानवर हो। इसलिए गु किचेन द्वारा अचानक कहे गए स्नेहपूर्ण शब्दों ने जिया यांगयांग को प्रतिक्रिया देने में असमर्थ कर दिया। शिया यांगयांग लगातार खांस रही थी, घुटन के कारण उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। गु किचेन ने गंभीर चेहरे के साथ जिया यांगयांग की पीठ थपथपाई ताकि वह सांस ले सके। उसने तो बस सार्वजनिक रूप से सामने आने से पहले माहौल का जायजा लिया था, और यह उसकी प्रतिक्रिया थी। तो उसके दिल में वह कौन था? एक ऐसा बेबाक इंसान जिसे वह दुनिया के सामने नहीं दिखा सकती थी। यह पहली बार था जब गु किचेन को क्रोध और हार दोनों का अनुभव हुआ। अध्याय 107, अध्याय 108, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अंडे फेंके गए। अनुवादक 54,96,90,339। ठीक उसी समय जिया यांगयांग के फोन की घंटी अचानक बज उठी। शिया यांगयांग झटपट उठकर फोन का जवाब देने चली गई। शुक्र है कि फोन सही समय पर आया, वरना उसे सच में नहीं पता था कि गु किचेन के सवाल का जवाब कैसे देना है। क्या आप इसे सार्वजनिक करने जा रहे हैं? एक बार यह बात सार्वजनिक हो जाए तो फिर पीछे हटना संभव नहीं है, लेकिन जिया यांगयांग के मन में अभी भी संदेह है। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि शेन मानबिन के साथ क्या हुआ था, और न ही उसे यह ठीक से समझ आया है कि गु किचेन की भावनाएं उसके लिए क्या हैं। ये फोन डायरेक्टर यांग का था। शिया यांगयांग ने फोन काट दिया और वापस खाने की मेज पर चली गई। गु किचेन अभी भी वहीं बैठा था। शिया यांगयांग ने पहल करते हुए कहा, निर्देशक यांग ने कहा कि कल दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे टीवी ड्रामा में मुख्य महिला किरदार के रूप में मेरी भूमिका की घोषणा करेंगे और चेन यू के साथ मेरे रिश्ते को भी स्पष्ट करेंगे। गु किचेन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने खाने के डिब्बे समेटे और तुरंत चला गया। शिया यांगयांग को महसूस हुआ कि गु किचेन कुछ खास खुश नहीं लग रहा था। क्या इसका कारण ये था कि उसने उसे स्पष्ट जवाब नहीं दिया? शिया यांगयांग के एलर्जी वाले चकत्ते में काफी सुधार हुआ था। उसके चेहरे पर केवल कुछ हल्के लाल धब्बे ही बचे थे, हालांकि उसके शरीर पर अभी भी कई धब्बे थे। हालांकि पिछले अनुभव के अनुसार पूरी तरह से ठीक होने में लगभग आधा महीना लगेगा। दोपहर होते होते धीरे धीरे कई लोग सेट पर पहुंचने लगे। हालांकि चेन यू दोबारा नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही शिया यांगयांग ने चेन यू को दोबारा देखा, लेकिन चेन यू पहले जैसी नहीं लग रही थी। सम्मेलन शुरू होने से पहले उन्होंने जिया यांगयांग से एक शब्द भी नहीं कहा। शेन शिचुआन पहले ही उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट लेकर आई थी, लेकिन असल में ये चेन यू का शो था। जिया यांगयांग को बस उसके बगल में बैठना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोग उपस्थित थे। घेराबंदी वाले क्षेत्र में सभी प्रमुख मीडिया संस्थानों के पत्रकार मौजूद थे। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि चेन यू के प्रशंसक भी आए थे, जिन्होंने होटल के बाहरी परिसर को पूरी तरह से घेर लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस योजना के अनुसार ही संपन्न हुई। प्रोडक्शन टीम ने जिया यांगयांग की पहचान की घोषणा की, जिसमें निर्देशक यांग जिन ने स्वयं घोषणा की कि जिया यांगयांग ने सिंड्रेला ऑडिशन में मुख्य महिला किरदार के लिए जीत हासिल की है।
इसके बाद चेन यू ने स्पष्ट किया कि जिया यांगयांग के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर था। इसके बाद पत्रकारों के प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया। अधिकांश प्रश्न विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के साथ पहले से ही तय किए गए थे, इसलिए कोई अप्रत्याशित कठिन प्रश्न नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी समाप्त हो गई। जैसे ही सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुल गया। एक छात्रा जैसी दिखने वाली लड़की अचानक अंदर घुस आए और बिना कुछ कहे जिया यांगयांग पर अंडा फेंकते हुए चिल्लाए, मनोरंजन उद्योग से निकल जाओ, तुम नियम तोड़ने वाले भोले भाले ढोंगी। किसी ने भी समय पर जवाब नहीं दिया। वे सब बस देखते रह गए जब उसके हाथ में मौजूद अंडा जिया यांगयांग की ओर उड़ गया। शिया यांगयांग ने ऐसे दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। वह बस वहीं अवाक खड़ी रह गई, यहां तक कि बचने की कोशिश करना भी भूल गई। उस नाजुक क्षण में चेन यू ने सहज रूप से पीछे मुड़कर जिया यांगयांग को अपनी छाती से लगा लिया और उसके लिए एक मानव ढाल बन गया। केवल दो अलग अलग धमाकों की आवाजें ही सुनाई दी। दोनों अंडे सीधे चेन यू के सिर के पिछले हिस्से पर लगे थे। एक पल के लिए सम्मेलन कक्ष में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। एक पल की खामोशी के बाद चेन यू के मैनेजर ने बगल से चिल्लाकर कहा, सुरक्षाकर्मी। सुरक्षाकर्मी कहाँ हैं? कमरे की सुरक्षाकर्मियों ने पहले ही उन्हें घेर लिया था और अंडे फेंकने वाली महिला को तुरंत घसीटकर दूर ले गए। जब उसे घसीटकर ले जाया जा रहा था, तब वह लगातार चिल्ला रही थी कि जिया यांगयांग ने नियमों का उल्लंघन करके सीढ़ी चढ़ी थी। इसके बाद फ्लैश फोटोग्राफी की झड़ी लग गई। चेन यू के मैनेजर और असिस्टेंट ने उसे बचाते हुए बेतहाशा हाथ हिलाते हुए कहा, गोलीबारी बंद करो, गोलीबारी बंद करो। अध्याय 108, अध्याय 109, लू याओ का सामना करना। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग स्तब्ध रह गई। शिया यांगयांग ने देखा कि चेन यू के सिर पर लगे दोनों अंडे टूटे नहीं थे, बल्कि मेज पर जोर से गिरे थे। जब उसने उन्हें छुआ तो पाया कि वे जमे हुए थे। शिया यांगयांग डर गई थी। ये तो मानो किसी पर दो पत्थर फेंके जाने जैसा था। चेन यू, क्या तुम ठीक हो? चेन यू सीधा खड़ा हुआ और उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ। खून, सचमुच खून था। चेन यू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मामला काफी गंभीर था। उसे मामूली चोट आई थी। अंडे फेंकने वाली लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ में पता चला कि वह चेन यू की प्रशंसक थी और उसे जिया यांगयांग को चेन यू के साथ अभिनय करते देखना पसंद नहीं था। हालांकि एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस अप्रत्याशित रूप से एक तमाशा बन गई। अंत में मीडिया ने इस तथ्य को प्रमुखता से उजागर किया कि नए ड्रामा सिंड्रेला की नायिका पर अंडे फेंके गए और चेन यू ने एक नायक की तरह खड़े होकर उस प्रहार को सहन किया। इसका उद्देश्य अफवाहों को दूर करना था, लेकिन इस घटना ने उनके अस्पष्ट रिश्ते की पुष्टि ही कर दी। शिया यांगयांग को अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी और अब चेन यू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस शाम शेन शिचुआन भी चेन यू से मिलने अस्पताल आए। शेन शिचुआन ने कहा, निर्देशक ने आधे महीने के लिए प्रोडक्शन रोकने की योजना बनाई है। आप दोनों को आराम करना चाहिए और अच्छी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। शिया यांगयांग चिंतित थी। उसके शरीर पर फैले चकत्ते आमतौर पर आधे महीने में ठीक हो जाते थे, इसलिए ये समय उपयुक्त था। हालांकि जिया यांगयांग मीडिया कवरेज को लेकर और भी ज्यादा चिंतित थी। उसने शेन शिचुआन से सलाह मांगी कि क्या उन्हें एक बार फिर से चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। शेन शिचुआन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, किसी घोटाले का होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। घोटाले ध्यान आकर्षित करते हैं। मनोरंजन जगत में किसकी प्रतिष्ठा विवादों से अछूती है, चाहे सच हो या झूठ। इस स्तर के घोटाले से बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए चिंता मत करो। शेन शिचुआन की बातें तर्कसंगत थीं, लेकिन जिया यांगयांग को फिर भी बेचैनी महसूस हो रही थी। वास्तव में जिया यांगयांग नहीं चाहती थी कि चेन यू के साथ उसके अस्पष्ट संबंध को लेकर गलतफहमी हो। शायद उसे इस बात का भी डर था कि गू किचेन खुश नहीं होंगे। शेन शिचुआन ने जिया यांगयांग की ओर देखकर पूछा, क्या तुम्हारी एलर्जी ठीक हो रही है? शिया यांगयांग ने सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ा बेहतर है। शेन शिचुआन ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं जांच में आपकी मदद करूं? जिया यांगयांग ने तुरंत शेन शिचुआन के इरादे को समझ लिया। इससे पहले गू किचेन ने भी कहा था कि यह निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया कृत्य था। शायद उनके नजरिए से यह स्पष्ट और सामान्य बात थी। शिया यांगयांग ने जवाब दिया, नहीं, मैं इस मामले को खुद सुलझाना चाहता हूं। शेन शिचुआन ने सहज भाव से उत्तर दिया, ये भी अच्छा है। शिया यांगयांग जल्दी से एक विश्वविद्यालय में अपने छात्रावास लौट गई। उसके और चेन यू के साथ हुई दुर्घटनाओं के कारण फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी।
कई क्रू सदस्य अपने घरों के लिए रवाना हो गए। हालांकि जब जिया यांगयांग छात्रावास पहुंची तो लू याओ अभी भी वहीं थी। लू याओ डेस्क पर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। जब उसने जिया यांगयांग को दरवाजे पर आते देखा तो उसके चेहरे पर कुछ भाव प्रकट हुए। फिर उसने पूछा, यांगयांग, तुम वापस आ गए? शिया यांगयांग ने सिर हिलाया और अंदर चली गई, सीधे अपने बिस्तर की ओर बढ़ी और कुछ ढूंढते हुए अपने तकिए का कवर उठाया। लू याओ को अपराधबोध हुआ, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखते हुए कहा, यांगयांग, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? शिया यांगयांग ने तकिया अपनी बाहों में पकड़ते हुए पूछा, क्या तुमने मेरे तकिए का कवर धोया? लू याओ ने वास्तव में जिया यांगयांग के तकिए का कवर और कंबल धो दिया था। इस घटना के बाद लू याओ बहुत डर गई थी। उस समय उसने शिया यांगयांग के तकिए के नीचे मूंगफली का पाउडर रख दिया था। अपने अपराध को छिपाने के लिए जैसे ही शिया यांगयांग को अस्पताल भेजा गया, लू याओ ने उसके सारे बिस्तर की चादरें धो दी। लू याओ ने इससे इनकार करते हुए कहा, नहीं यांगयांग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शिया यांगयांग ने साफ साफ कहा, तकिए पर कपड़े धोने के डिटर्जेंट की तेज गंध आ रही है, लेकिन यह वह डिटर्जेंट नहीं है जिसे मैं आमतौर पर इस्तेमाल करती हूँ। लू याओ, क्या तुमने मेरे तकिए के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से मुझे मूंगफली से एलर्जी हो गई है? अध्याय 109, अध्याय 110, वो ईर्ष्या से प्रेरित है। अनुवादक 54,96,90,339। लू याओ को जिया यांगयांग से इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसने पूछा, लेकिन यह एक बयान की तरह लग रहा था। लू याओ ने अपना सिर नीचे झुका लिया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, तुम्हें मुझ पर शक क्यों है? दल में इतने सारे लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें क्यों लगता है कि यह मुझ पर शक है? लू याओ के पूछने का तरीका इसे स्वीकार करने के बराबर था। शिया यांगयांग काफी निराश थी। वह चाहती थी कि लू याओ इससे इनकार कर दे। शिया यांगयांग ने जवाब दिया, शायद ये सिर्फ अंतर्ज्ञान था। उन दिनों आप सही नहीं थे, और जब मैं अस्पताल में थी तो आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मुझसे मिलने नहीं आए। लू याओ कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, मैंने ही किया। मुझे पता था कि तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है, इसलिए मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे मूंगफली का पाउडर रख दिया था। लू याओ ने अचानक ऊपर देखा, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि यह इतना गंभीर होगा। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक सामान्य एलर्जी है, जिससे छोटे छोटे दाने निकल आएंगे जो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। शिया यांगयांग ने कहा, क्या शिया वेई ने आपको मेरी मूंगफली से एलर्जी के बारे में बताया था? लू याओ की आवाज एक बार फिर धीमी हो गई, हाँ। शिया यांगयांग ने कहा, वह तुम्हें यह नहीं बताती कि मूंगफली की धूल सांस में लेने से मुझे एलर्जी के कारण अस्थमा का दौरा पड़ सकता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई या यहाँ तक कि सदमा भी लग सकता है। मेरी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमेशा से ही तनावपूर्ण रहा है। मुझे उम्मीद तो थी कि वह मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इसके लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेगी। लू याओ की आंखों से आंसू बहने लगे, मुझे माफ कर दो यांगयांग। मुझे पता है अब स्पष्टीकरण देने का समय नहीं है। मैं स्वेच्छा से इस नाटक से हट रही हूं और निर्देशक यांग से माफी मांग रही हूं। लेकिन हमारे स्कूल के संबंधों की खातिर क्या आप कृपया इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे? अगर यह बात सार्वजनिक हो गई तो मनोरंजन जगत में मेरा भविष्य शायद ही बचेगा। शिया यांगयांग काफी देर तक चुप रही। लू याओ के मन में ज्यादा उम्मीद नहीं थी। यांगयांग को ये रहस्य क्यों छिपाना चाहिए था, जबकि उसने ही उसे इतना नुकसान पहुंचाया था? इसके अलावा जिया यांगयांग की हैसियत और प्रतिष्ठा को देखते हुए ऐसी धनी युवती से यह उम्मीद की जाती है कि वह पुरानी दुश्मनी का बदला लेगी। काफी देर बाद जिया यांगयांग ने आखिरकार कहा, चलो इसे भूल जाते हैं। मैं बस कह दूंगी कि मैंने कुछ खराब खा लिया था। ये सुनकर लू याओ ने हैरानी से अपना सिर ऊपर उठाया, मानो उसे अपने कानों पर ही शक हो रहा हो। तुमने क्या कहा? तुम सच में इस बारे में बात नहीं करोगे? मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद? शिया यांगयांग के होठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान आई, अगर तुम नाटक छोड़ दोगे तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इस घटना के बाद तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि शिया वेई तुम्हारे नजरिए की परवाह नहीं करती, वह बस मुझे अपमानित देखना चाहती है। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में उसे अपना इस्तेमाल नहीं करने दोगे। इसके अलावा तुमने मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इससे साबित होता है कि तुम्हारा दिल अच्छा है। लू याओ की आंखों में आंसू भर आए। जब उसने जिया यांगयांग को सांस लेने में तकलीफ होते देखा तो उसे तुरंत अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसकी ईर्ष्या ने उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था। लू याओ ने विनम्रतापूर्वक कहा, यांगयांग, मैं आपका एहसानमंद हूं।
अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह देना, मैं मदद करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। ये क्षणिक नासमझी थी। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। शिया यांग्यांग कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस समय आप मुझसे इतने दूर क्यों थे? आपने शिया वेईवेई को अपने ऊपर हावी क्यों होने दिया? अपने होंठ दबाते हुए लू याओ बोलने से पहले हिचकिचाई, एक रात मैंने चेन यू को आपको घर छोड़ते हुए देखा। मुझे पता था कि आप दोनों ने साथ में खाना खाया था, फिर भी आपने मुझे बताया कि आपने फूड स्ट्रीट पर खाना खाया था। मुझे लगा जैसे आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। साथ ही शिया वेईवेई ने कहा कि आपने ये ड्रामा सिर्फ चेन यू की वजह से किया है। सांस छोड़ते हुए जिया यांग्यांग ने अनुमान लगाया कि यही होगा। जैसा कि उम्मीद थी, ये सब उस उपद्रवी चेन यू की वजह से हुआ था। अध्याय 110 अध्याय 3 जिया यांग्यांग ने बाजी पलट दी। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग ने गंभीरता से समझाया, मैं उस रात चेन यू से मिली थी और हमने स्नैक स्ट्रीट पर खट्टी मसालेदार सेवई और मेमने के कबाब खाए थे। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैंने आपको और ज्यादा स्पष्ट बातें नहीं बताईं क्योंकि मुझे डर था कि आप नाराज हो जाएंगी। चेन यू हर बात को हल्के में लेता है और मुझे अपने मजाकों का निशाना बनाना उसे बहुत पसंद है। लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ, इस फिल्म में काम करने का उससे कोई लेना देना नहीं है और भविष्य में हमारे बीच कभी कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं होगा। जाहिर है उसने शिया यांग्यांग के साथ अन्याय किया था, लेकिन यांग्यांग अभी भी इतने शांत तरीके से उसके कार्यों को समझाने में सक्षम है। इससे लू याओ को शर्मिंदगी और भावुकता दोनों महसूस हुई। लू याओ ने कहा, दरअसल मुझे समझ आ गया है कि चेन यू और मैं बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग हैं। मैं पहले उसकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं उसके जैसे इंसान को पसंद करने के लायक नहीं हूँ, खासकर तब जब मैं इतनी नीच और घटिया हो चुकी हूँ। यांग, मैं वही बेवकूफ़ी भरी गलतियां नहीं दोहराऊंगी। अगर तुम चेन यू के साथ भी रहो तो भी मैं तुम दोनों के लिए शुभकामनाएं दूंगी। शिया यांग एक ही समय में हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं चेन यू के साथ कभी संबंध नहीं बनाऊंगी। लू याओ ने गंभीरता से कहा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ चेन यू तुम्हें वाकई पसंद करता है, अन्यथा वो इतनी ईर्ष्यालु नहीं होती। शिया यांग को लगा कि उसकी बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, लू याओ, मान लीजिए किसी को बदबूदार टोफू खाना बहुत पसंद है और वह इसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना समझता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को ये पसंद आएगा, समझे? लू याओ चौंक गई। शिया यांग, क्या तुम चेन यू को बदबूदार टोफू कह रही हो? वह तो दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है। वह अप्रिय और जिद्दी है, हमेशा खुद को बहुत बड़ा और महान समझता है। अगर यह बदबूदार टोफू नहीं है तो और क्या है? अरे शिया यांग, ये हद से ज्यादा हो रहा है। दोनों में हमेशा की तरह कहा सुनी हुई, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी सामान्य लय वापस पा ली। तुम दोनों का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। शिया यांग, मुझे नहीं पता कि तुम्हें भोला कहूं या मूर्ख। उसने तुम्हें लगभग बर्बाद कर दिया था, फिर भी तुम बेपरवाही से उसके साथ मजाक करते हो। तुम वाकई में किसी के द्वारा फायदा उठाए जाने के लायक हो। दरवाजे से एक तीखी महिला की आवाज आई। शिया यांग और लू याओ ने दरवाजे की ओर देखा तो वहां शिया वेईवेई खड़ी थी। लू याओ खड़ी हो गई और बोली, शिया वेईवेई, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। शिया वेईवेई अंदर आई और बोली, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। शिया यांग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर आपको सचमुच नहीं पता था तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने लगभग मेरा चेहरा बिगाड़ दिया था? शिया वेईवेई अवाक रह गईं। शिया यांग ने कहा, शिया वेईवेई, मुझे पता है कि तुमने ही पर्दे के पीछे से ये सब भड़काया था। मैं तुम्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराऊंगी। शिया वेईवेई खिलखिलाकर हंस पड़ी, अगर मैं होती भी तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? और शिया यांग, तुम्हारे जैसे नर्म स्वभाव वाले इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? शिया यांग ने व्यंग्य करते हुए जवाब दिया, सच में मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर चेन यू को पता चल जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंडे फेंकने वाली लड़की को तुमने बुलाया था, क्या तुम्हें लगता है कि वह डायरेक्टर यांग से तुम्हें फिल्म से निकलवाने के लिए कहेगा? उसके स्वभाव को जानते हुए उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह एक छोटी सी बात ही क्यों न हो। याद रखो, तुम तो सिर्फ एक सहायक अभिनेत्री हो, जबकि चेन यू इकलौता मुख्य अभिनेता है। और अगर डायरेक्टर यांग को पता चल जाए कि तुम्हारी दखलंदाजी की वजह से चेन यू घायल हो गया और शूटिंग में देरी हुई, तो मुझे आश्चर्य है, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देगा?
शिया वेईवेई के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। शिया यांग, मुझ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। वह साफ तौर पर चेन यू की प्रशंसक थी, इससे मेरा क्या लेना देना। तुमने कहा कि वह चेन यू की प्रशंसक थी, लेकिन उस महिला ने शुरू से अंत तक चेन यू के प्रति कोई प्रशंसा नहीं दिखाई। उसे मारने के बाद उसने बिना किसी पछतावे के मुझे अपमानित करने के अलावा कुछ नहीं किया। शिया वेईवेई, अब इनकार करने की कोई जरूरत नहीं है। वह महिला अभी भी पुलिस स्टेशन में है और उसने सब कुछ कबूल कर लिया है, जिसमें तुम्हारे द्वारा दिए गए 3000 युआन भी शामिल हैं। शिया वेईवेई, क्या तुम वाकई इसे आजमाना चाहती हो? शिया वेईवेई का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि यांग लू याओ से हिसाब बराबर करने के लिए दल में वापस लौटा है। आखिर शिया यांग बेवकूफ तो नहीं था। वह शुरू में तो नाटक देखने आई थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जिया यांग उसे ही मात दे देगी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।